गाइस आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सब जानते हैं। कंपनी का नाम है पेटीएम और लास्ट 2-3 ईयर से ये कंपनी काफ़ी सारे क्राइसिस के अंदर चल रही थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी जो है वो अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे चल रही है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी रिसेंटली कंपनी के Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स वर क्वाइट अमेजिंग। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या करेंगे ना, कंपनी के एक तो बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे, इस कंपनी के रिस्क के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर 2-3 ईयर्स के अंदर क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी को आगे अच्छे लेवल पर ट्रिगर कर सकते हैं कंपनी की ग्रोथ को। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब इस पेटीएम को समझने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है वो एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब क्या, इसके दो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो हो गया मर्चेंट साइड और दूसरा हो गया कस्टमर साइड। अब सोचो कंपनी जो है ना वो धीरे धीरे कर क्या रही है, उसने यूपीआई पेमेंट्स को इंडिया के अंदर इंक्रीज किया और 2016 के बाद जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था इस कंपनी को काफ़ी एकदम से ग्रोथ मिलने लग गई थी, क्योंकि इनका जो सेटअप था ना वो रेडी था। तो ज़्यादातर कस्टमर्स ने क्या किया, इनको टेक ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट्स जो थी वो एकदम से पिक कर गई थी। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो एक चीज़ समझो, कभी भी एक प्लेटफॉर्म को अगर वर्क करना होता है ना तो उन्हें दोनों तरफ के पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं, मर्चेंट्स भी चाहिए होते हैं और साथ में कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं। अगर मर्चेंट पेटीएम के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो कस्टमर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे क्यों। तो दोनों साइड से ये वर्क करना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मर्चेंट्स जो थे उनको ऑनबोर्ड होना पड़ा, क्योंकि कस्टमर्स को एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सके। आज हो क्या रहा है ना, इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है डिजिटल पेमेंट्स करने का। मतलब आप ये समझ लो कि यूपीआई पेमेंट्स जो है ना वो पूरी इंडिया के अंदर 21% के केगर पे ग्रो कर रही है। लेकिन इस कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है ना इन टर्म्स ऑफ यूपीआई एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब जितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस जो हो रही है ना वो 45% के रेट पर ग्रो कर रही है। और ये मैनेजमेंट ने Q1 FY27 के रिजल्ट्स के अंदर भी बताया कि हमारी जो ग्रोथ है यूपीआई पेमेंट्स के अंदर वो 2x जा रही है इंडस्ट्री ग्रोथ के, विच इज़ फिनोमिनल। अब एक चीज़ आप समझो कि कस्टमर्स जो है ना, ये लोग कस्टमर से कुछ खास चार्ज करते नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग क्यूआर से अगर कुछ पेमेंट करते हैं तो बेसिकली दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। लेकिन जो मर्चेंट इनसे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और जो जिसको ये पेमेंट बाद में मिलती है, उनसे क्या करती है पेटीएम जो है ना, बेसिकली वो एक डिस्काउंट लेता है, बेसिकली उनसे कमीशन चार्ज करता है, जिसको एमडीआर बोलते हैं। एमडीआर का मतलब क्या होता है, मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। तो इसके थ्रू इनकी मेजर अर्निंग्स होती हैं और ये लोग ये मर्चेंट से चार्ज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कस्टमर्स हैं यूपीआई पेमेंट्स पे ये उनसे कुछ ज़्यादा चार्ज करते नहीं है, तो ये लोग उनसे कमाते किस तरीके से। गाइस एक बात समझो, आप कभी भी पेटीएम की अगर ऐप पे गए होगे तो व्हाट आर दे रियली डूइंग, वहाँ पर क्या होगा, ये लोग आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पेमेंट करनी है लेकिन आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे नहीं है, तो ये लोग आपको पोस्टपेड सर्विसेज देते हैं। बेसिकली क्या है ना, बाय नाउ पे लेटर। अब होगा क्या, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये लोग क्या करेंगे, आपको 30 डेज़ का टाइम दे देंगे कि आप 30 डेज़ के अंदर ये पेमेंट को कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग क्या करते हैं ना, ये खुद रिस्क नहीं लेते, बेसिकली खुद कैपिटल पे नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, इनके बहुत सारी कंपनीज के साथ, फाइनेंस कंपनीज के साथ इनके टाई अप्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपके बेसिस पर वो लोग पे करेंगे। अब जितनी ये कस्टमर्स के साथ आप उनको एक्विजिशन करके दोगे, बेसिकली एक बात समझो ना, जितने फाइनेंस के जो कंपनीज हैं उनके लिए तो उनको तो कस्टमर्स चाहिए, जिनको लोन्स चाहिए होंगे तभी तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो पेटीएम क्या कर रहा है ना, उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर देता है और जैसे ही वो कनेक्ट करेगा तो ये जो फाइनेंस कंपनीज है ये इनको कमीशंस पे करती हैं। तो एक और इनका ये अर्निंग सोर्स हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी टिकट खरीदनी है, आपको कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको मोबाइल का बिल पे करना है, अगर आप ये सारी सर्विसेज अगर आप पेटीएम के थ्रू अगर आप पे करते हो तो जिस भी कंपनी को आप जो पेमेंट कर रहे हो ना उनसे इनको कमीशन मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग कस्टमर्स को चाहते हैं कि वो अपने आप ऑनबोर्ड होते रहें। जितने ज़्यादा ऑनबोर्ड होंगे उनको यूपीआई सर्विसेज देने के चक्कर में हम उनको ऑनबोर्डिंग तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारी और सर्विसेज देने से उनके थ्रू हम अपने इनकम लेवल्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज अनदर आइडिया। लेकिन आज की डेट में जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो चल रहा है ना, वो चल रहा है मर्चेंट्स को लोन्स देने का। अब गाइस एक बात समझो, इंडिया के अंदर कितनी सारी एमएसएमईज हैं। एमएसएमई का मतलब क्या होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आज की डेट में अगर मैं डेटा पे बात करूं तो इंडिया के अंदर अराउंड 6 to 7 करोड़ एमएसएमईज हैं। लेकिन होता क्या है, जितनी भी एमएसएमईज होती है ना ये बहुत ही छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं। अब ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कैश के अंदर काम कर रहे हैं
और उनकी कुछ खास कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती बिकॉज दे डोंट यूजुअली पे टैक्सेस ऑल्सो। अब सोचो ऐसे टाइप के लोगों को अगर लोन्स चाहिए तो उन लोगों को लोन्स बैंक और एनबीएफसीज तो देने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब ऐसा नहीं है, एनबीएफसीज फिर भी चलो एमएसएमई लोन्स देती हैं पर वो बहुत हाई रेट पर देती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर रिस्क तो रहता ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पान शॉप है, अब पान शॉप का जो बंदा है वो तो कैश के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे पता चले कि ये इतना बिजनेस कर भी रहा है और इतना कैश फ्लो जनरेट कर लेता है तो इसको इतना वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा सकता है। और अगर हमें इनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है तो इनके पास तो एक बात समझ लो, इनके पास कोई खास कोलेटरल भी नहीं होता, तो फिर वो चेक किया कैसे जाएगा। देखो एक बात समझो, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होती है, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हो रही हैं इनके अकाउंट के अंदर, अब वो किसको पता है, वो पता है पेटीएम को। तो बेसिकली होता क्या है ना, पेटीएम क्या करता है, वो उन्होंने क्या किया है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ना काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट्स करी अपने एआई सेटअप्स के अंदर। इन्होंने क्या किया, सारे अकाउंट्स जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना उनके ऊपर एआई एजेंट्स को बिठाया और उन्होंने क्या किया, उसके थ्रू उन्होंने टेक्नोलॉजी को बनाकर ये पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसे कौन कौन से मर्चेंट्स हैं जिनके पास कैश का बहुत ज़्यादा बिजनेस तो है और सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो है ना उनकी यूपीआई के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ न्यू ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी यूपीआई के थ्रू उतना क्लियरली पता चल पाएगा कि इतनी कैश फ्लोज उस कंपनी के पास ऑलरेडी आती है, और जितनी कैश फ्लोज का हमें पता चल पाएगा डोंट यू थिंक उनको लोन देना उतना ईजी हो जाएगा। तो पेटीएम क्या कर रहा है ना, ये सारा डेटा आपका कलेक्ट कर रहा है, मर्चेंट्स का भी कर रहा है और कंज्यूमर्स का भी कर रहा है, और ये वो डेटा किसके साथ शेयर करता है, ये वो डेटा शेयर कर रहा है बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ। उनको ये बताता है कि देखो इस बंदे को इतना लोन दिया जा सकता है। अब लॉजिकली सोचो, अगर उस बंदे को उतना लोन दिया गया तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो क्या, उस बंदे को अगर लोन मिल जाएगा तो जो बैंक और एनबीएफसी जो है ना वो पेटीएम को इसके अंदर कमीशन मिलेगी। तो सिंपल सी बात समझो, पेटीएम जो है उसने खुद का कैपिटल तो लगाया ही नहीं, खुद रिस्क भी नहीं लिया किसी को लोन देने का, और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको कमीशंस मिल रही है। तो बेसिकली व्हाट आर दे आर अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म के सारे डेटा को यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पर इन सारे बैंक्स और एनबीएफसी को गाइड करते हैं कि आप इनको लोन्स दे सको। अब इससे तो एक बार फायदा क्या हो गया, इनको कमीशंस मिल जाती है, लेकिन दूसरा फायदा क्या होगा, अगर उसी मर्चेंट जो है अगर उसको लोन मिल पाएगा, इसका मतलब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, और अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएगा तो आप ये समझ लो कि उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी उसके पोर्टल के थ्रू वो सारा पैसा कहाँ से फ्लो करेगा, पेटीएम के थ्रू फ्लो करेगा, और पेटीएम जो है वो उसके ऊपर एमडीआर भी अर्न करने वाला है। एमडीआर में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो अमाउंट है जो बेसिकली इनकी कमीशंस हैं। तो जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, जितनी ट्रांजैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना परसेंटेज जो है ना ये लोग ज़्यादा अर्न करेंगे, और जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब गाइस पेटीएम का पहले आइडिया ये था कि ये लोग पहले खुद लोन्स प्रोवाइड करना चाहते थे, इसलिए ये लोग पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के ऊपर भी वर्क कर रहे थे। लेकिन 2022 के अंदर क्या हुआ ना, इनके ऊपर काफ़ी सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के इश्यूज आने लग गए थे, और आरबीआई ने इनको मना कर दिया था कि ये लोग पेमेंट्स बैंक नहीं चला सकते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि अब हम खुद लेंड करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और जितनी भी एनबीएफसीज और बैंक्स हैं लेट देम टेक द रिस्क, और हम क्या करेंगे उसके ऊपर कमीशन अर्न करेंगे। इससे इनका जो बिजनेस है ना वो काफ़ी रिस्क फ्री हो चुका है। सिर्फ क्या करो, प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करो, और एक तरफ से बैंक्स और एनबीएफसीज को कस्टमर्स का बताओ, अपने एआई सपोर्ट को यूज़ करो, और एक कस्टमर को है ना उनको डिटेक्ट कर लो कि कौन कौन से कस्टमर जो है ना उनको ये लोन दिया जा सकता है, उनके क्रेडिट रिस्क को खुद असेस करो और उसके बेसिस पर इनको बता दो और कमीशंस को चार्ज कर लो, एंड दिस इज हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर इनकम सोर्स। आप एक चीज़ समझ लो, इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 6 से 7 करोड़ एमएसएमईज हैं, और मेजॉरिटी को ना लोन्स मिल भी नहीं पाते क्योंकि दे आर नॉट इवन एलिजिबल, और उनको लोन्स मिलते भी हैं तो बहुत हाई रेट पर मिलते हैं। तो अगर ये लोग उनके कैश ट्रांजैक्शंस के थ्रू अगर उनके रिस्क को बेटर एक्सेस कर पाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी जो है ना वो काफ़ी अच्छी कमीशन चार्ज कर सकती है, और इसके इनकम लेवल्स जो है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि गाइस लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ना कंपनी ने काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट करी थी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि लॉजिकली एक बात सोचो, कंपनी की ऐप है, कंपनी की ऐप के अंदर ना काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बेसिकली उसके अंदर पेमेंट गेटवे भी है, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सारी सर्विस के थ्रू इनको कमीशंस भी आ रही हैं। बेसिकली दे आर चार्जिंग फॉर इंश्योरेंस एज वेल, मतलब ये लोग अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स अगर खरीदना है तो उसके अंदर भी एंट्री दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ही इंटीग्रेटेड इन्होंने ऐप ऑलरेडी बना ली है।
तो हुआ क्या, उसके साथ साथ इनको रिस्क को असेस करना है, तो एआई के लिए इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काफी ज्यादा खर्चा किया। तो इस वजह से इनके जो मार्जिन थे ना वो काफी डिप्रेस थे और काफी कंप्रेस हो चुके थे। अब होता क्या है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत डिसेंट आ रही थी, मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो 18 to 20% की ग्रोथ ही आराम से दिखा पा रहे थे, लेकिन इनके मार्जिन जो थे वो काफी कंप्रेस थे, मतलब इनका एबिडा जो था वो 6% के अराउंड आ रहा था। लेकिन अब मैनेजमेंट ने क्या बोला कि इनके जो Q4 FY26 के अंदर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड इनका जो एबिडा मार्जिन जो है ना वो 20% तक हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। गाइस ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ना कंपनी जो है वो आने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को भी इंक्रीज कर दिया है। जो 20% पे पहले चल रही थी, इन्होंने बोला ऑन एन एवरेज ये 30% पे ग्रो कर पाएंगे। अभी Q1 FY27 के अंदर भी इन्होंने 28% का ग्रोथ दिखाया, मतलब इनका रेवेन्यूज जो थे ना वो अराउंड 2400 करोड़ के इनके रेवेन्यू ग्रोथ रही है। और इसके साथ साथ इनके जो एबिडा की जो ग्रोथ रही है वो 182% रही है। देखो इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, इस कंपनी के अंदर ना ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है, लॉजिकली एक बात सोचो कि एक बार इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर लिया, पूरा अपना ऐप बना ली, पूरा पेमेंट गेटवे बना लिया। अब अगर मान लो 1 लाख कस्टमर और ऐड हो भी जाते हैं तो इससे कंपनी जो है ना उसके रेवेन्यूज तो बहुत फास्ट बढ़ने वाले हैं, लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट है उतनी तेज नहीं बढ़ेगी। लॉजिकली सोचो, अगर रेवेन्यू फास्ट बढ़ रहे हैं और कॉस्ट उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही तो होगा क्या, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। कहने का मतलब क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो तो आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और सारी की सारी जो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो आपकी पैट ग्रोथ के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। इससे होता गया है, कंपनी के जो मार्जिन हैं वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज करते हैं। इसी रीजन की वजह से कंपनी ने एक तरफ क्या किया, रेवेन्यू को 28% पे ग्रो किया और इनका एबिडा जो है वो ऑलरेडी 8% पे आ चुका है और अभी Q1 FY27 ही चल रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर मैनेजमेंट बोल रही है कि वो 20% प्लस का एबिडा अचीव कर सकते हैं। अब गाइस ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक बात समझो, ये जितनी भी कंपनीज है ना, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जितने भी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एआई का बहुत अलग लेवल पे यूज कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहली चीज ये, इनकी इंप्लॉय कॉस्ट कम होती जा रही है। एक इंप्लॉय कॉस्ट कम होगी तो मार्जिन में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, दैट इज वन। और बहुत बार ऐसा हो रहा होता था कि काफ़ी सारे कस्टमर एक्विजिशन करने में या मर्चेंट को एक्वायर करने में इनकी काफ़ी सारी कॉस्टिंग लगती थी, जिसके ऊपर इनको काफ़ी कैश बर्न करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, एआई के थ्रू इनका जो मर्चेंट एक्विजिशन है ना वो भी काफ़ी फास्ट हो चुका है। अब दूसरी चीज़ सोचो, मान लो अगर एनबीएफसी बोल रही है कि मुझे एक कस्टमर ढूंढ के दो जिसको मैं आपको आगे लोन दे पाऊँ। अब एक बात समझो, अगर यही काम अगर कोई इंप्लॉय कर रहा होता तो उसको कितने सारी कंपनीज को खुद उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस को करना पड़ता, पूरा चेक करना पड़ता, उनकी रिस्क को असेस करने की कोशिश करनी पड़ती और उसके बाद वो बताते कि वेदर द कंपनी इज एलिजिबल फॉर अ लोन और नॉट। लेकिन एआई क्या कर रहा है ना, इतनी फास्ट काम करके दे रहा है कि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी रिस्क असेस कर पा रहे हैं और जितना जल्दी ये लोग रिस्क असेस करेंगे उतना ही इनकी इनकम जो है ना वो फास्ट लेवल पे बढ़ पाएगी। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, अपने रेवेन्यूज को भी फास्ट ग्रो करना सीख लिया और साथ में अपनी कॉस्ट को भी साथ में साइमल्टेनियसली कम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है गोइंग फॉरवर्ड। अब गाइस यही बेनिफिट है बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का। गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है ना वो बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रही हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन शॉपर्स जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अराउंड 30 करोड़ हैं। अगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊं तो ये नंबर था 22 करोड़ और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये नंबर इंक्रीज होने वाला है 50 to 60 करोड़ के अंदर। अब लॉजिकली सोचो, जितने नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा ऐड होते जाएंगे उतनी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो फास्ट इंक्रीज कर पाएंगी इन प्लेटफॉर्म्स पे। गाइस बेसिकली एक टर्म आती है विच इज नोन एज जीएमवी। जीएमवी का मतलब होता है ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही हैं बेसिकली उसको बोलते हैं ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू। और ये जो नंबर है ना ये 31% पे ग्रो किया है Q1 FY27 के अंदर। ये अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो इट वाज अराउंड 22%, उसके बाद 1-2 क्वार्टर के बाद ये 26% हुआ। कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे ये नंबर भी इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब ये कि जो मर्केंडाइज वैल्यू जो है ना वो काफी फास्ट रेट पर ग्रो कर रही है। इसका मतलब पेटीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स बहुत फास्ट रेट पर ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, गोइंग फॉरवर्ड इनकी जो इनकम्स जो हैं जो एमडीआर के थ्रू आएगी वो बहुत ही फास्ट लेवल पे इंक्रीज कर सकती है। तो गाइस आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि पेटीएम जो है ना ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और ये अपने प्लेटफॉर्म का बहुत ही अलग लेवल पे यूज भी कर रहा है। और साथ में अब हुआ क्या है,
क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीटली रेडी है। तो गाइस कंपनी का फोकस जो है ना वो काफ़ी सिंपल है कि मर्चेंट्स को अक्वायर करो एट अ फास्ट रेट, कस्टमर्स को अक्वायर करते जाओ। जितने ये लोग अक्वायर होते जाएंगे उतना ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो GMV उसका बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा इनकी इनकम स्ट्रीम बढ़ेगी, जितनी इनकम स्ट्रीम बढ़ेगी उन मर्चेंट्स को नए लोन्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं और उसके थ्रू भी इनको इनकम मिलेगी। साथ में जितने भी नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनको और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दी जा सकती हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, वो मोबाइल के बिल पे कर सकते हैं, वो अपनी मूवी टिकट्स खरीद सकते हैं और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना देना है। और इसके अंदर कंपनी के पास कुछ खास रिस्क भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क इस बात का होता है कि अगर हम इनको लोन दें और वो लोन पैसा वापस टाइम पे ना आ पाए तो अल्टीमेटली इसकी वजह से कंपनी को लॉसेज हो सकते हैं। लेकिन कंपनी ने उस बिजनेस मॉडल को टोटली डी रिस्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो लोग कमीशन पे काम करने लगे हैं। सारा फोकस किस पे है? वो NBFCs और बैंक्स के ऊपर है। दे विल टेक ऑल द रिस्क। और कमीशन किसको मिलने वाली है? पेटीएम को मिलने वाली है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना कंपनी एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ फेज के अंदर जा रही है। और अगर ये 2 ईयर्स के अंदर जैसे मैनेजमेंट बोल रही है कि अपने रेवेन्यू को भी 30% पे ग्रो कर पाएगी और साथ में ऑन टॉप ऑफ इट अपने EBITDA मार्जिन को 20% प्लस पे लेकर जा सकती है, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। बट वही वाली बात है गाइस, इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। हर क्वार्टर में हमें इसको देखना पड़ेगा कि कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी हर क्वार्टर के अंदर वो चीज़ अचीव कर पाई जो कंपनी के मैनेजमेंट बोल रही है तो दिस स्टॉक कैन डू रियली रियली वेल। और वो किस तरीके से ट्रैक करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प, जहां हम आपको एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करना होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, जिसके थ्रू आप एक साउंड डिसीजन ले पाओगे वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। नहीं तो क्या होगा ना गाइस, आप कंपनी की स्टोरी तो सुन लोगे, आपको इसके अंदर पोटेंशियल भी लगेगी, लेकिन आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.